क्या ओली देश छोड़कर भागने के चक्कर में है? जानेंगे नेपाल में अब क्या हो रहा है। इस बीच नेपाल मामले में यूएन भी कूद पड़ा है और भारत ने इस मामले में क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो सीन कल नजर आ रहा था नेपाल में, ये सीन अब और आगे बढ़ गया है। वैसे आपको बता दूं, कल नेपाल सरकार ने ये कह दिया था कि ठीक है भाई, जो सोशल मीडिया पर हमने बैन लगाया था उस बैन को हमने हटा लिया है और संबंधित एजेंसियों को कह दिया है कि वो अब वापस ले लें और सारी चीज़ों को फिर से चालू कर दें। लेकिन इसके बावजूद देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर प्रदर्शन दूसरे दिन भी नहीं रुका है और दूसरे दिन मामला और भी ज्यादा गहरा गया है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में ऐसा दिखाया जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कि प्रेसिडेंट के निजी निवास में घुस गए हैं लोग और तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी है। धीरे धीरे ये कई मंत्री और नेताओं के घरों के ऊपर भी धावा बोलना शुरू कर रहे हैं। माहौल यहाँ पर लगातार बिगड़ता जा रहा है। जनरेशन जेड यानी ये जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, ये छात्र ही उतरे हैं, ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश में ये उतरे हुए थे। कहा जा रहा है जिस तरीके से करीब 19 लोग मारे गए, 19 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट अब तक है। 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पुलिस की तरफ से जो फायरिंग की गई ना, इसने युवाओं को गुस्से में भर दिया और अब उन्हें केपी शर्मा ओली के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। प्रतिबंधों और पुलिस फायरिंग के बावजूद छात्र उतर रहे हैं। आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये आंदोलन सोशल मीडिया पर नहीं रह गया, चूंकि सोशल मीडिया वाली बात तो हट गई, लेकिन कहा जा रहा है कि अब ये भ्रष्टाचार, बदइंतजामी, लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन के नाम पर हो गया है। यानी कि नागरिक के अंदर असंतोष फैला हुआ है। नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष के आवास को भी प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर फूंक दिया है और नेपाल में केपी शर्मा ओली के सरकार को जो समर्थन दे रही थी नेपाल कांग्रेस, उनके ऊपर भी एक्शन लगाने की बात हो रही है और छात्र उसी दिशा की तरफ कथित तौर पर बढ़ रहे हैं। समस्या क्या है ना, 17 साल हो गए राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र लाया गया, लेकिन नेपाल में अभी भी नेपाल की जनता को कुछ नहीं मिला। हमने कल भी कहा था इस बात को कि नेपाल में लोकतंत्र भी सफल नहीं हो पाया और जिन लोगों को गद्दी मिली उन्होंने भी गद्दी का दुरुपयोग भी किया। खैर, अब यहाँ पर सोशल मीडिया को फिर से बहाल तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि छात्रों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और केपी शर्मा ओली को लेकर ज्यादा गुस्सा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप और इस वीडियो को सिद्धांत सिब्बल ने पोस्ट करा है। इस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि लोग नेपाल के जो नेता हैं उनके घरों की तरफ अब बढ़ते जा रहे हैं। यानी मामला इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है। धीरे धीरे ये समस्या अभी कहां तक जाएगी, तो ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि इन्हें हर हाल में ओली का चाहिए इस्तीफा। हालांकि यूएन भी इस मामले में बीच में आया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूएन की तरफ से क्या कहा गया। इन्होंने कहा कि हम शॉक्ड हैं कि जिस तरीके से लोगों को मारा गया या घायल हुए हैं जो आंदोलनकारी हैं। हम चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से स्वतंत्र जांच हो और कोई मदद की जरूरत है तो हम मदद करने को तैयार है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं आप। We are shocked by the killings and injury of protesters in Nepal today and urge a prompt and transparent investigation. We have received several deeply worrying allegations of unnecessary or disproportionate use of force by security forces during protests organized by youth groups that were demonstrating against corruption and the recent government ban on social media platforms. We call on the authorities to respect and ensure the rights of freedom of peaceful assembly and freedom of expression. All security forces must comply with the basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials. Nepal enjoys a lively democracy and active civic space, and dialogue is the best means to address young people's concerns. We urge reconsideration of measures to regulate social media to ensure that they comply with Nepal's human rights obligations. इन सब के बीच में पीएम ओली ने क्या कहा है। पीएम ओली ने सारी पार्टियों की मीटिंग बुलाई है ताकि ये प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर सकें, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी बातचीत करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं।
और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भाग जाएं। हालांकि फिलहाल तक में भागने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि चूंकि 10 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और ओली से भी इस्तीफे की मांग हो रही है, तो एक निजी एयरलाइन हिमालय एयरलाइंस को स्टैंड बाय में रखा गया है। बढ़ते राजनीतिक उथल पुथल और कई मंत्रियों के इस्तीफे के बीच कहा जा रहा है कि ओली हो सकता है अपने उप प्रधानमंत्री को कार्यकारी जिम्मेदारियां सौंप दे और फिर वो यहाँ से निकल जाएं। हालांकि कहा जाए कि वो इलाज करवाने के लिए गए हैं और इस तरीके से वो निकले। हालांकि कहाँ भागेंगे तो कहा जा रहा है बहुत ज्यादा चांस है कि वो दुबई निकल जाएं। खैर, इस बीच भारत का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम कल से नेपाल में हो रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और कई युवाओं के जान जाने से बेहद दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार के साथ है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। साथ ही भारतीय नागरिकों को सावधान रहने की बात भी कहते हैं। वैसे आपको बता दूं, केपी शर्मा ओली ने ये कहा है कि हमने सोशल मीडिया से बैन हटा लिया है और ये बैन अस्थाई नहीं था, परमानेंट नहीं था। हमने कुछ समय के लिए लगाया था ताकि ये कंपनियां रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन अगर आपको लगता है तो हमने हटा दिया। पर यहाँ पर उन्होंने ये बात भी जोड़ा कि ये आंदोलन तो खत्म हो गया था और इसको लेकर साफ कह दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कुछ बाहरी हित हैं जो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस आंदोलन को और उग्र बनाया जा रहा है। इन्होंने मारे गए लोगों के परिवारों को लेकर संवेदना भी व्यक्त की। पर वैसे ये जो पैटर्न देखने को मिल रहा है ना, चाहे श्रीलंका में हुआ हो, चाहे बांग्लादेश में हुआ हो या फिर अब नेपाल में हुआ हो, इसके पीछे दो कारण दिखते हैं। पहला कारण तो ये दिखता है कि लोगों के अंदर लंबे समय तक अगर असंतोष है तो वो असंतोष निकलकर सामने आता है। और ये चीज हमने श्रीलंका के केस में देखा। श्रीलंका में एक बड़ी चीज थी और वो थी कि बहुत लंबे समय से राजपक्षे परिवार मनमानी कर रहा था और राजपक्षे परिवार जो कर रहे थे वो जनता को दिख भी रहा था। और बड़ी बात यह है कि कोई भी देश जब चलता है तो तब तक जनता चाहे तानाशाही क्यों न हो उसे भी बर्दाश्त करती है, जब तक खाने के लिए रोटी और रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े, ये सब कुछ सस्ते होते हैं। जहाँ ये सारी चीजें महंगी होनी शुरू हो जाती है वहाँ समस्याएं बढ़ जाती हैं। ये चीज श्रीलंका में भी देखने को मिला था। करप्शन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में भी कहीं न कहीं एक आग सुलगी थी, जिसे बाद में भले बाहरी ताकतों ने और भड़का दिया हो। और यही चीज नेपाल के साथ भी देखने को मिल रही है। जैसा मैंने कहा, 17 साल हो गए राजतंत्र हटे हुए, लोकतंत्र आए हुए, लेकिन लोगों का लाइफ स्टाइल नहीं बदला, लोग वैसे ही रह गए। काफी कम प्रगति की नेपाल ने। तो यहाँ पर एक मुद्दा तो है लोगों के गुस्सा होने का। और दूसरी बड़ी चीज क्या है, बांग्लादेश और नेपाल में एक बड़ी गलती कॉमन तौर पर देखने को मिली कि ये छोटे बच्चों यानी ये छात्रों के ऊपर इन्होंने गोलियां क्यों चलाई। गोलियां चलाने का मतलब है कि ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। और ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ और ऐसा ही नेपाल में भी हुआ। शायद इस आंदोलन को और ज्यादा भड़कने से रोका जा सकता था अगर ये कदम नहीं उठाए गए होते तो। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।